हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे आज पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। तो नाइट्रोजन फैमिली में ये देखना है क्या क्या मेंबर्स हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन फैमिली क्लास 12th वाले पोर्शन में है, ये ध्यान रखना है। कार्बन और बोरॉन और कार्बन फैमिली दो पोर्शन था 11th क्लास में। अब नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होगा आपका 12th क्लास वाला पोर्शन। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली में जो मेंबर्स आएंगे वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर द मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। एटॉमिक नंबर 7, ये कितना हो जाएगा, 8 जुड़ेगा तो 15, 18 जुड़ेगा तो 8 33, ये कितना हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और फिर इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83। ये हुआ इनका एटॉमिक नंबर। फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पर जाने में 8, सेकंड से थर्ड में जाने पर 18, थर्ड से फोर्थ में जाने पर 18 और फोर्थ से फिफ्थ पे जाने पर 32 ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स का एटॉमिक नंबर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP3, तो 1s2 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p3, यहाँ पे आ जाएगा 4s2 4p3, यहाँ पे आ जाएगा 5s2 5p3 और फाइनली आ जाएगा 6s2 6p3। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स का ये कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। NH2NP3 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। और इन सभी मेंबर्स को कलेक्टिवली, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी मेंबर्स को, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स को मिला करके पिनिकोजेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स को मिला के पिनिकोजेंस कहते हैं, पिनिकोजेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और इनके कंपाउंड को पिनिकोनाइड्स कहते हैं। इट्स देयर कंपाउंड्स और इट्स कंपाउंड्स आर नोन एज इनके कंपाउंड्स को पिनिकोनाइड्स भी कहते हैं, पिनिकोनाइड्स भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आई। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको पिनिकोजेंस कहते हैं और इनको, इनके कंपाउंड्स को पिनिकोनाइड्स कहते हैं, पिनिकोनाइड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब बात करते हैं अगले पोर्शन पर और क्या क्या चीज़ें हमको इसमें से ध्यान में रखना है। तो देखो, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी आर द मेटलॉइड्स। ओनली बिस्मथ इज द मेटल। केवल बिस्मथ जो है यहाँ पे वो मेटल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं, मेटलॉइड्स हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर द मेटलॉइड्स, दे आर ओनली द बिस्मथ इज द मेटल। इस ग्रुप में केवल बिस्मथ जो है वो मेटल है, बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जो है नॉन मेटल के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई। उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं एटॉमिसिटी।
तो एटॉमिसिटी मतलब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक, तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के साथ खास बात है, नाइट्रोजन N2 किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो N2 इज द गैस। कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल p बॉन्ड। नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन सेम हैं, दोनों के जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैं वो भी सेम हैं, और सेम कंबाइनिंग ऑर्बिटल होने का मतलब है कि उन कंबाइनिंग ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम है, और एनर्जी के सेम होने के कारण, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ साथ ये पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड। तो एक शब्द में, एक टर्म में इसका लॉजिक आ जाएगा, नाइट्रोजन इज गैस due to formation of p pi bond। जब मैंने CO2 और SiO2 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तो वहां पे आपको ये चीजें बता दिया था मैंने, है ना। तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके साथ साथ जहां पर भी मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, मल्टीपल बॉन्डिंग वाले जो ग्रुप हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर कार्बन के साथ है, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, तो ये सभी कंपाउंड कैसा एग्जिस्ट करेंगे, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इनके s और p ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इट इज ऑल्सो एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। और जब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बन जाएंगे तो हर मॉलिक्यूल का अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो सिस्टम से एस्केप हो जाएगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल फिर वैन डर वाल फोर्स के थ्रू हेल्ड होंगे, है ना। दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल फोर्सेस। इट इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ गैस, इसलिए ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स गैसस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कारण एक वर्ड में इसका कारण क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एबल टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। ये p पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, ये ध्यान रखना है। और फास्फोरस का जो एग्जिस्टेंस है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। 3p का जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। p एंगल इन फास्फोरस इज 60 डिग्री। तो फास्फोरस नॉर्मली P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये वैक्स लाइक सॉलिड होता है, वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्सी सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो फास्फोरस कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। एक और फास्फोरस P2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल फास्फोरस। तो इसको हम वोलेटाइल फास्फोरस कहते हैं, वोलेटाइल फास्फोरस कहते हैं P2 को, ठीक। तो फास्फोरस इज नॉर्मली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P4 और वैक्स के जैसा सॉलिड होता है। फास्फोरस अगर P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे वोलेटाइल फास्फोरस, इट इज नोन एज वोलेटाइल फास्फोरस, ठीक है। अब बात करते हैं अगले मेंबर्स के बारे में। तो देखो इनकी एटॉमिसिटी, नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ गया, नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ N2। फास्फोरस किस फॉर्म में आ गया, बेसिकली P4 के फॉर्म में। वोलेटाइल होगा तो P2। आर्सेनिक AS4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंटीमनी SB, एंटीमनी स्टीबियम भी बोलते हैं इसको, लैटिन नाम है इसका स्टीबियम, SB4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और बिस्मथ के बारे में ध्यान रखना है, डू नॉट शो एटॉमिसिटी, डू नॉट शो एटॉमिसिटी, बिस्मथ एटॉमिसिटी शो नहीं करता है, डू नॉट शो एटॉमिसिटी। तो बिस्मथ एटॉमिसिटी शो नहीं करता है, डू नॉट शो एटॉमिसिटी। बिस्मथ परमाणुकता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, बिस्मथ डू नॉट शो एटॉमिसिटी। तो दिस इज अबाउट द नॉर्मल एटॉमिसिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, है ना। तो इस फैमिली के मेंबर के बारे में हमने इसकी एटॉमिसिटी के बारे में बात किया, ठीक है।
अब बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या ध्यान रखना है इन मेंबर्स की? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉमनली देखिए इसके पास बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 2 चांस बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट कर सकते हैं ये। तो टेंडेंसी +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की इसमें कॉमन रहती है, ठीक है ना। तो +3 और +5 की टेंडेंसी कॉमन रहेगी इसमें। शो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5। +3 टेंडेंसी state increases and +5 tendency oxidation state tendency decreases on moving the group। तो देखो +3 की टेंडेंसी के बारे में क्या ध्यान रखना है? increases moving up to down, increases moving up to down, moving up to down। +3 की टेंडेंसी नीचे जाने पर बढ़ती है। +5 टेंडेंसी decreases moving down the group, decreases moving down the group। +5 की टेंडेंसी नीचे जाने पर कम होती है, डाउन साइड द ग्रुप। तो ये दो बातें तो पहले ये ध्यान रख लीजिए कि +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन +3 की टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर कम होती जाती है और इंक्रीज होती जाती है। +3 की टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होती जाती है और +5 की टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर कम होती जाती है, ठीक है। क्योंकि बिस्मथ में जाते जाते जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, ठीक है। ठीक, तो क्या ध्यान रखेंगे? इन केस ऑफ बिस्मथ, इन केस ऑफ बिस्मथ द +5 टेंडेंसी, the +5 oxidation state tendency, +5 oxidation state tendency, +5 oxidation state tendency, +5 oxidation state tendency is less than SB। बिस्मथ में +5 बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो SB की तुलना में कम होती है, एंटीमनी की तुलना में कम हो जाती है, ठीक है। तो +5 की टेंडेंसी नीचे जाने पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी और ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होगा। अब आप सारी चीज़ों से अच्छे से परिचित हैं तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, अब है ना। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। और नाइट्रोजन जो है -3 से लेकर के +5 तक के सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, in case of nitrogen -3 to +5, all the oxidation state is possible, all the oxidation state is possible, all the oxidation state is possible, all the oxidation state is possible। जब हम इनके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल। तो नाइट्रोजन -3 +1 +2 +3 +4 +5 सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर पाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नाइट्रोजन के अंदर -3 से +5 तक के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इनके एलोट्रॉफी के बारे में। तो अबाउट देयर एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉफी डेफिनेशन क्लियर। ओके, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? when an element exhibited in 2 or more than 2 different forms, when an element exhibited or in 2 or more than 2 different forms having same chemical property but different physical property, जिनकी chemical property same होती है परंतु physical property differ करती है, इसको हम कहते हैं allotropes। and this phenomenon is known as allotrophy। इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉफी कहते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, एलोट्रॉफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है? बिस्मथ डू नॉट शो एलोट्रॉफी, बिस्मथ डू नॉट शो
डू नॉट शो allotrophy. बिस्मथ डू नॉट शो allotrophy. बिस्मथ अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिस्मथ डू नॉट शो द allotrophy. बिस्मथ के एलोट्रॉप्स प्रेजेंट नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना है. अब बात करते हैं नाइट्रोजन के. तो सॉलिड स्टेट में नाइट्रोजन दो एलोट्रॉप, क्रिस्टलाइन स्टेट में नाइट्रोजन दो एलोट्रॉप्स बनाता है, अल्फा और बीटा. तो नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स हैं, टू एलोट्रॉप्स इन क्रिस्टलाइन स्टेट. इन क्रिस्टलाइन स्टेट. तो क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स मिलते हैं. पहला है अल्फा नाइट्रोजन. अल्फा नाइट्रोजन जो कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है. क्यूबिकल क्रिस्टलाइन क्यूबिकल स्ट्रक्चर है अल्फा नाइट्रोजन का. दूसरा बीटा नाइट्रोजन. तो अल्फा और बीटा दो नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स हैं. बीटा नाइट्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है. बीटा नाइट्रोजन हेक्सागोनल होता है बीटा नाइट्रोजन. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे. अल्फा नाइट्रोजन क्यूबिकल और बीटा नाइट्रोजन जो है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है. तो नाइट्रोजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म हैं. दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन. ठीक है. अब बात करते हैं फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में. तो फास्फोरस में देखिए आ जाएगा व्हाइट फास्फोरस. व्हाइट फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस इसी को हम येलो फास्फोरस भी कहते हैं. ज़्यादा देर से रखा रहेगा तो येलोइश हो जाता है. तो व्हाइट फास्फोरस इज ऑल्सो कॉल्ड येलो फास्फोरस. व्हाइट फास्फोरस को ही हम येलो फास्फोरस भी कहते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ येलो व्हाइट फास्फोरस के बाद रेड फास्फोरस. रेड फास्फोरस रेड फास्फोरस स्कारलेट. स्कारलेट हिंदी में कहेंगे सिंदूरी. स्कारलेट, वाइट, रेड, स्कारलेट, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक. अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक. अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक. तो ये फास्फोरस के कुछ एलोट्रॉप्स हैं. वाइट फास्फोरस इट इज ऑल्सो नोन एज येलो फास्फोरस. उसके बाद रेड फास्फोरस, स्कारलेट. स्कारलेट के बाद अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक. तो ये फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं. ठीक है. अब इसके बाद आर्सेनिक में देखते हैं. तो आर्सेनिक में कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं. तो आर्सेनिक में ग्रे, येलो और ब्लैक. ग्रे, येलो और तीसरा क्या है ब्लैक. ग्रे, येलो और ब्लैक ये तीन आर्सेनिक के हैं. एंटीमनी में एंटीमनी के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो एंटीमनी के एलोट्रॉप्स हैं येलो, ब्लैक और एक्सप्लोसिव. येलो, ब्लैक, येलो, ब्लैक और एक्सप्लोसिव. येलो, ब्लैक और एक्सप्लोसिव तीन आइसोटॉप्स हैं. तीन एलोट्रॉप्स हैं एंटीमनी के. येलो, ब्लैक एंड एक्सप्लोसिव आर द एलोट्रॉप्स ऑफ आर्सेनिक. और बिस्मथ से तो हम लोगों ने शुरू ही किया था कि बिस्मथ के अंदर एलोट्रॉफी शो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है. बिस्मथ डू नॉट शो एलोट्रॉफी. ठीक है. बिस्मथ एलोट्रॉफी शो नहीं करता है, ये ध्यान रखना है. अब उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी पे आ जाते हैं सीधे सीधे. रिएक्टिविटी तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन कैसा है, मल्टीपल बॉन्डिंग वाला कंपाउंड है. नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा है, मल्टी बॉन्डिंग वाला कंपाउंड है. तो मल्टी बॉन्डिंग है तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वो केमिकली इनर्टनेस शो करेगा. तो नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट. Nitrogen is chemically inert. Nitrogen is chemically inert under normal condition. Under normal
कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन कैसा है, केमिकली इनर्ट है। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, कारण मल्टीपल बॉन्डिंग। phosphorus and other elements, phosphorus and other elements, phosphorus and other elements are reactive. Phosphorus and other elements are reactive because of सिंगल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए फास्फोरस और अदर एलिमेंट्स कैसे हैं, रिएक्टिव हैं। ठीक है, फास्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए फास्फोरस और अदर एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टिव हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे रिएक्टिव। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फास्फोरस जो होता है, वाइट फास्फोरस जो है, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। वाइट फास्फोरस इज केप्ट इन और स्टोर्ड इन, कह सकते हैं, केप्ट इन कोल्ड वाटर। वाइट फास्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है, कोल्ड वाटर, बिकॉज its ignition temperature, because its ignition temperature is 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए वाइट फास्फोरस को हमें कोल्ड वाटर के अंदर रखना पड़ता है। जैसे अल्कली मेटल्स में लिथियम को छोड़ करके, लिथियम को तो हम वैक्सिंग करके रखते हैं, वैक्स लगाते हैं क्योंकि हल्की होती है, बाकी सभी अल्कली मेटल्स को हम कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वाइट फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं, क्योंकि 30 डिग्री उसका इग्निशन टेम्परेचर है, 30 डिग्री से ऊपर अगर उसको टेम्परेचर मिलेगा तो बर्न कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। पहले सबसे पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी के बारे में, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, ऑल द मेंबर्स फॉर्म their hydrides, all the member form their hydrides, सभी मेंबर्स अपने हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। all the members are form their hydrides, सभी मेंबर अपने अपने हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। लाइक N से आएगा NH3, P से आएगा PH3, आर्सेनिक से आएगा ASH3, एंटीमनी से SbH3 और बिस्मथ से आएगा BiH3। तो ऑल द मेंबर्स फॉर्म देयर हाइड्राइड्स, और पहले इनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं, तो इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। अमोनिया, फॉस्फीन, अमोनिया और फास्फोरस का हाइड्राइड कहलाता है फॉस्फीन। आर्सेनिक के हाइड्राइड को बोलते हैं आर्सेन, ARSINE, आर्सेन। एंटीमनी के हाइड्राइड को कहते हैं स्टीबीन और बिस्मथ के हाइड्राइड को कहते हैं बिस्मुथिन, बिस्मथ के हाइड्राइड को कहते हैं बिस्मुथिन। ओके, तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, आर्सेनिक, फास्फोरस का हाइड्राइड फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीबीन,
और बिस्मुथेन। तो ये इस फैमिली के सभी हाइड्राइड्स के फॉर्मूले के बारे में बात हो गई। तो ऑल द मेंबर्स फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। अब इन हाइड्राइड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसा मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर तो कौन कौन से हाइड्राइड हैं, अमोनिया से स्टार्ट करके स्टीबीन तक। अब देखो बेसिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, बेसिक सबके पास एक लोन पेयर होगा। पहले तो हम थोड़ी सी आपको समझा दें बातें, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया कैसे बना, तो देखो 1s2 2s2 और 2p3, तो ये इसका बैलेंस सेल हुआ। सभी में बैलेंस सेल कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है ना। बस ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। 2s की जगह 3s होता जाएगा, है ना, 3s 3p। तो अब ये फॉर्मेशन हुआ अमोनिया का, ठीक, ये अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ये इस तरीके से एक इसके पास लोन पेयर है, देयर इज अ लोन पेयर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से शेयर करके इसने अमोनिया बनाया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिख रहा है, sp3, बट देयर इज अ लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा 106 डिग्री 45 मिनट का लगभग बॉन्ड एंगल होगा। रफली इट इज कॉल्ड 107 डिग्री, ठीक है, 106 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और पिरामिडल शेप होगा। कैसा शेप बनेगा, पिरामिड जैसा शेप बनेगा। तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबके पास एक लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर है तो उसको डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। डोनेट करेगा लोन पेयर को तो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम ऑर्डर की, तो बेसिसिटी का ऑर्डर कैसा जाएगा उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, सो छोटा साइज मतलब लेस एटॉमिक वॉल्यूम है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, एक छोटे वॉल्यूम के अंदर ही होगा। और अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है तो आप उसको उठा करके क्या कर सकते हो, दूसरे को ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हो। अब जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा तो जो लोन पेयर है वो क्या होगा, डिफ्यूज होता जाएगा, दूर दूर फैलता जाएगा। अब जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर चली गई तो उसको आप कैसे दोगे, आपके हाथ पे नहीं उसको दे पाना, या देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक नेचर इज डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। अमोनिया के केस में एटॉमिक वॉल्यूम छोटा है, स्मॉलर एटॉमिक वॉल्यूम है, तो लोन पेयर इज सेंट्रली लोकेटेड, लोन पेयर भी सेंट्रली लोकेटेड होगा, और सेंट्रली लोकेटेड है तो वो उसको आसानी से क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या ध्यान रखना है बेसिक नेचर के बारे में, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन है, अमोनिया, देन फॉस्फिन, देन आर्सिन, देन स्टीबिन, और सबसे लास्ट में आएगा बेसिक नेचर में BiH3। तो ये मोस्ट बेसिक है, इसमें से मोस्ट बेसिक है अमोनिया, और द लास्ट वन इज द लेस बेसिक, सबसे कम क्षारीय प्रकृति का है बिस्मुथेन, ठीक है। तो ये तो बेसिक नेचर की बात हुई। स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कारण क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ the electron pair, lone pair electron at nitrogen is concentrated over a small region, छोटे region में present है, so can be transfer easily, इसलिए आसानी से उसको donate कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो बेसिक कैरेक्टर कैसा है, सबसे पहले आया अमोनिया, और अमोनिया से फिर बेसिक कैरेक्टर कहाँ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया। तो एक बात तो ये हो गई अबाउट द बेसिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं जरा इसके बॉन्ड एंगल्स के बारे में।
तो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल अब जब साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। SbH3 और BiH3 ये हैं एलिमेंट, ये है पूरे हाइड्राइड्स, है ना। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रफ लगभग 107 डिग्री के आसपास अमोनिया में, 93.5 फॉस्फीन में, 93.5 फॉस्फीन में, 91.8 आर्सीन में, 91.35 91.35 स्टीबीन में और लगभग 91 डिग्री के आसपास बिस्मुथिन में बॉन्ड एंगल रहता है। तो बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रेपल्शन, ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रेपल्शन, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्शन बढ़ता जाएगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पावर ऑफ होल्डिंग कम होती जाएगी, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, bond angle decreases due to decrease in electronegativity due to decrease in electronegativity of central atom, सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी कम होती जा रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या होगा, अमोनिया से लेकर के बिस्मुथिन तक बढ़ेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो अमोनिया को छोड़ करके सभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, ठीक। अमोनिया को छोड़कर सभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं और रिड्यूसिंग पावर जो है डाउन साइड जाने पर कम होती जाएगी। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या ध्यान रखना है, अमोनिया से लेकर के अमोनिया के से ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा फॉस्फीन का, उसके बाद आर्सीन का, उसके बाद इससे ज़्यादा होगा स्टीबीन का और सबसे ज़्यादा होगा BiH3 का। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल भी होता है BiH3, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का के बारे में हम लोगों ने बात किया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, reducing character of the member of the nitrogen family। तो reducing character क्या होते जाएगा, मूविंग डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज MH बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बिकॉज एलिमेंट से अगर मैं शुरू करूं तो बिकॉज EH बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, साइज बड़ा होता जाएगा तो MH या EH जो बॉन्ड है वो बड़ा होता जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो EH बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन साइड, ओके, विच इंक्रीज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो H प्लस ट्रांसफर करने की, H को ट्रांसफर करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये है। इसलिए रिड्यूसिंग पावर जो है वो BiH3 का सबसे ज़्यादा होगा और अमोनिया में सबसे कम होगा। अमोनिया सबसे
वीक रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन और बिस्मुथिन की थर्मल स्टेबिलिटी। तो जब MH बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके लिए रहती है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 440 440 280 डिग्री सेंटीग्रेड इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आर्सीन, 150 और ये रूम टेम्परेचर पर तक स्टेबल रहेगा, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है केवल, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगेन क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ओके। रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ रहा था, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट का कोई सर्टेन ट्रेंड नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं करें तो ही अच्छा है। तो ये हुआ नाइट्रोजन के फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में बातचीत किया हम लोगों ने, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लीजिए देखना ही है तो बिस्मुथिन में 290, स्टीबिन में 254, अमोनिया में 238.5 और ASH3 में 210 और फॉस्फीन में 185 इज द बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिटेल है, ठीक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक पर। हाइड्राइड्स के बाद अगला जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है ऑक्साइड। तो अब बात करेंगे ऑक्साइड के बारे में। ऑक्साइड ऑफ द मेंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्साइड ऑफ द मेंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं यहाँ पे, द मेंबर्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के। अब इनके ऑक्साइड्स के बारे में हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम +1 लेते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन से अगर स्टार्ट करते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन में किस मेंबर का है, तो N2O का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, यहाँ पे किसी भी मेंबर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। +2 का जो इसका मेंबर है वो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और +2 भी किसी मेंबर में एग्जिस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है नाइट्रोजन के अलावा। +2 के बाद अगला ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो N2O3, P2O3, P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद AS2O3, SB2O3 और Bi2O3, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी मेंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी मेंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 में हो जाएगा N2O4, यहाँ पे हो जाएगा P2O4, सॉरी, दैट इज फॉस्फोरस के केस में हो जाएगा P2O4। इसको हम NO2 भी लिख सकते हैं, उसका डाइमेरिक फॉर्म है ये P2O4, AS2O4 और SB2O4 और Bi2O4। तो +4 भी
सभी के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी सभी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके बाद बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, अबाउट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन में N2O5 के फॉर्म में आएगी, N2O5। आर्सेनिक में, फास्फोरस में P2O5, कॉमनली P4O10 के फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होता है, AS2O5, Sb2O5 और बिस्मत में आ जाएगा Bi2O5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी सभी मेंबर्स में एग्जिस्ट करने वाली है, ठीक है। तो +1 नाइट्रोजन में, +2 भी नाइट्रोजन में, +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी मेंबर, सभी एलिमेंट के ऑक्साइड के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, किसके ऑक्साइड में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द ऑक्साइड, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, N2O, NO, इसके बाद N2O3, N2O4 और N2O5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो पहली बात तो ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड कॉल्ड लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। इसका यूज़ पहले एनेस्थीसिया के लिए किया जाता था, एनेस्थीसिया के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड मतलब इसको स्मेल करने के बाद इंसान बहुत खुश महसूस करेगा, उसको हंसी आएगी, है ना, इसीलिए लाफिंग गैस कहते हैं। जो ब्रेन के अंदर लाफिंग सेंटर होता है उसको ओपन कर देता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। N2O and NO आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, ना तो एसिडिक, ना तो बेसिक, ना तो एम्फोटेरिक, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात आई। और बाकी जो कंपाउंड हैं इसके NO2, N2O3, NO2 जिसको हम N2O4 कहते हैं, इसके बाद N2O5, ये सब कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी 2-3 साल पहले ही ये क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो है न्यूट्रल होता है। तो N2O और NO दो ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, अब उसमें से कोई भी एक ऑप्शन रहा होगा, है ना। तो N2O एंड NO आर द न्यूट्रल, ठीक है। N2O3, NO2 और N2O4 या N2O5 ये सभी ऑक्साइड इसके कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये भी बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इनमें से NO और NO2 जो है ये दो ऑक्साइड, NO एंड NO2 आर पैरामैग्नेटिक, ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, बोथ आर पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय हैं, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक ही कलर्ड है, वो है NO2, ये ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर गैस है NO2। देखो नाइट्रोजन 2s2 2p3, तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो वो कैसा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर है, तो ये हो गया NO का स्ट्रक्चर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये इसने एक ऑक्सीजन और जोड़ लिया तो ये हो गया NO2, तो NO इज पैरामैग्नेटिक एंड NO2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, NO इज पैरामैग्नेटिक एंड NO2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक हो गए। अब अगर ये एक और N से जुड़ जाए, मतलब ये एक और ऐसा ग्रुप बन जाए, तभी तो N2O4 बनेगा, ये हुआ N2O4।
तो N2O4 देखो कैसा हो गया, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दोनों नाइट्रोजन के बीच का वो शेयर हो गया है। तो N2O4 कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, NO2 पैरामैग्नेटिक है, NO पैरामैग्नेटिक है, लेकिन N2O4 पैरामैग्नेटिक नहीं है। N2O4 इज द डाईमैग्नेटिक। N2O4 कैसा है, डाईमैग्नेटिक है। तो N2O4 कैसा है, डाईमैग्नेटिक है, ये ध्यान रखेंगे, डाईमैग्नेटिक है N2O4। NO, NO2 आर द पैरामैग्नेटिक। NO2 इज द ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर का गैस होता है NO2, ठीक है। और NO कलरलेस होती है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। और N2O4 की अगर बात करेंगे तो वो कैसा है, डाईमैग्नेटिक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आई। अब इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड हैं, मतलब As2O3 और Sb2O3, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, दीज आर एम्फोटेरिक, ओके। और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है B2O3, ये कैसा है, बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। बिस्मथ ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। बिस्मथ ऑक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब जो फास्फोरस के ऑक्साइड हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हमको ध्यान रखना है, तो बहुत बार हम उस पर काम कर चुके हैं। फास्फोरस P2O3 तो कैसा एग्जिस्टेंस होगा, डाइमेरिक, तो P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इट इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P4O10। अब देखो इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं, इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, P4O10 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो P4O6 और P4O10, तो पहले P4O6 की बात करते हैं। तो P4O6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको देखते हैं। P4O6, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, ये है P4O6 का स्ट्रक्चर। दिस इज P4O6, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ये P4O6 का स्ट्रक्चर है, 3 और 3 6 ऑक्सीजन और 4 फास्फोरस, P4O6। अब मैं अगर बात करता हूँ P4O10 के स्ट्रक्चर के बारे में, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, तो P4O10 के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो क्या चेंज लाना है, कलर चेंज करते हैं, बहुत डल कलर दिख रहा है, ठीक है। तो P4O10, तो P4O10 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा आएगा अपीयरेंस में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। यहाँ पे भी एक एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहेगी, तो ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। 16 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो दिस इज अबाउट द P4 एंड P4O6 एंड P4O10 स्ट्रक्चर। ये P4O6 का स्ट्रक्चर है और ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर्स। तो ऑक्साइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। उसका ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूजफुल कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O और NO कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, बाकी सभी कैसे हैं, एसिडिक हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है वो B2O3 वो बेसिक नेचर का है।
फास्फोरस के ऑक्साइड में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा अभी तक। इसके बाद आपसे जो है फास्फोरस के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर और उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछा है। ठीक, तो नाइट्रोजन से लेकर के बाकी सभी ऑक्साइड में एसिडिक नेचर N2O3 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा बिस्मथ तक, पेंटा में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड विद द ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। तो ये ऑक्साइड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर से रिलेटेड ऑक्साइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हाइलाइट्स के बारे में। तो हाइलाइट्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दो टाइप के हाइलाइट बनाते हैं, दैट इज MX3 और MX5, MX3 और MX5। तो यह आ गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो +3 ऑक्सीडेशन। ट्राई हाइलाइट कौन से बनाएंगे और पेंटा हाइलाइट कौन से बनाएंगे। तो ट्राई हाइलाइट्स में क्या क्या बनाते हैं, तो नाइट्रोजन में कॉमनली जो ट्राई हाइलाइट एग्जिस्ट करेगा वो है NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। NBr3 और Ni3। तो ये नाइट्रोजन के ट्राई हाइलाइट्स हैं, नाइट्रोजन के ट्राई हाइलाइट्स हैं ये। ठीक है, अब फास्फोरस में PCl3, PF3 भी एग्जिस्ट कर लेता है फास्फोरस में, PF3, PCl3, PBr3 और PI3, ये फास्फोरस के ट्राई हाइलाइट्स हैं। आर्सेनिक में एच सेम एज AsF3, AsCl3, AsBr3 और AsI3। इसके बाद एंटीमनी में जो हैलाइड एग्जिस्ट करते हैं ट्राइवैलेंट हैलाइड। ट्राइवैलेंट हैलाइड इन एंटीमनी इज SbCl3। SbCl3 यहाँ पे एग्जिस्टेबल हैलाइड है एंटीमनी का। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा SbCl3 और बाकी सभी भी एग्जिस्ट करेंगे। SbF3, SbR3 और SbI3। ट्राइहैलाइड्स बिस्मथ के केस में भी सभी ट्राइहैलाइड एग्जिस्ट करेंगे। ट्राइहैलाइड्स बिस्मथ में भी BiF3, BiCl3, BiBr3 और BiI3। तो ट्राइहैलाइड्स तो यहाँ भी सब आ जाएंगे। अब जब पेंटाहैलाइड की बात आएगी, पेंटाहैलाइड, तो पेंटाहैलाइड के केस में इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाइट्रोजन में पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, नाइट्रोजन में पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फास्फोरस का पेंटाहैलाइड होगा PF5, PCl5 और PBr5,
PbR5, ये 3 हैलाइड Pi5 एग्जिस्टेबल नहीं है। आर्सेनिक में जो पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट करेगा वो है AsF5, AsF5। एंटीमनी में जो पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट करेगा वो SbF5 और SbCl5, SbF5 सॉरी ये SbF5 और SbCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज SbF5 और SbCl5। बिस्मथ में केवल एक ही पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट करेगा, वो है SbF5। कॉमनली आगे के पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखो, पहला ये है कि नाइट्रोजन क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात कर लें। केवल इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो ट्राइहैलाइड होता है NCl3, ये एक्सप्लोसिव है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात नाइट्रोजन से रिलेटेड है, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है, डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। NCl3 एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहते हैं। बिस्मथ भी केवल एक BiF5 बनाएगा, अदर पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। अब कारण तो बात तो समझ में आ नहीं रही है क्योंकि बिस्मथ में तो डी ऑर्बिटल रहते हैं। तो बिस्मथ डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। बिस्मथ में पेंटाहैलाइड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। तो इसलिए बिस्मथ भी पेंटाहैलाइड बनाने की बिस्मथ में भी टेंडेंसी कम होती है। केवल उसका एक ही पेंटाहैलाइड है, वो है SbF5। तो बिस्मथ में भी पेंटाहैलाइड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देयर इज अबाउट द ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से आगे बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के, और आगे की कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे।